बहुत समय पहले की बात है। बरसाना नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा सूर्य सिंह ने 2 शादियाँ की हुई थी और उनकी 2 बेटियाँ थीं। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी राधिका बहुत ही चालाक और एक लालची औरत थी। फिर एक दिन राधिका धोखे से अपनी सौतन के खाने में जहर मिला देती है और वो खाना खाते ही रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ राज्य के वैद्य को लालच देने के लिए सोने के सिक्के देकर चालाकी से राधिका उसे अपनी तरफ कर लेती है और फिर राज्य का वैद्य राजा से झूठ कह देता है कि उनकी पत्नी की मौत एक खतरनाक बीमारी के कारण हुई है। इस तरह राधिका के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब राजा की दोनों बेटियां जवान हो जाती हैं। लेकिन फिर एक दिन युद्ध में लड़ते लड़ते राजा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा के मरते ही राधिका के मन में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी अमीषा को रानी बनाने का सपना देखने लगती है। लेकिन राज्य के मंत्रियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों राजकुमारियों में से काबिल राजकुमारी को ही राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब ये बात राधिका को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी अमीषा को इस राज्य की रानी बनाकर ही रहूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे राजकुमारी नायरा को रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन राधिका चाय में जहर मिलाकर राजकुमारी नायरा के पास ले जाती है। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए इस खास मौके पर मैंने तुम्हारे लिए ये खास चाय बनाई है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत खुशबूदार है। राधिका माँ, ऐसी चाय आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। ये एक बहुत ही खास चाय है जो सिर्फ राजघराने के लोगों के लिए ही बनाई जाती है। इसे मैंने बहुत दूर से मंगवाया है। इतना कहकर राधिका चाय के गिलास बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद राजकुमारी नायरा वो चाय पी लेती है। लेकिन चाय पीते ही उसे उल्टियाँ होने लग जाती हैं, जिस वजह से जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अपनी चाल को नाकामयाब होता देखकर राधिका बहुत नाराज हो जाती है। लगता है इस नायरा की बच्ची को खत्म करने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। माँ, तुम ये काम मुझे सौंप दो। मैं एक जादूगर को जानती हूँ जो काला जादू करने में माहिर है। मैं इस नायरा को चूहिया बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लूंगी। उसके बाद इस नायरा के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी राजकुमारी नायरा को बहला फुसलाकर पास के एक खतरनाक जंगल की ओर ले जाती हैं। राधिका माँ, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये जगह तो बहुत ही वीरान और डरावनी लग रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे बेटा, डरो मत, बस थोड़ी दूर और यहाँ पर हमारे कुल देवता का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। उनके दर्शन करके हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही उनके सामने शेरा जादूगर आ जाता है और शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपने जादू से रस्सियों से बांधकर उसे अपनी गुफा में लेकर जाने लगता है। शेरू, अब इस नायरा की बच्ची को जल्दी से चूहिया बनाकर इसे पिंजरे में बंद कर दो। नहीं नहीं, इस लड़की को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे चूहिया बनाकर बिल्ली को खिला देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इससे इसकी कहानी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप दोनों मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना अमीषा। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों
क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मैं कभी भी रानी नहीं बन पाऊंगी, इसीलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे सिंहासन का कोई भी लालच नहीं है। तुम शौक से रानी बन सकती हो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे, तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और वैसे भी रहम किस चीज को कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है। और मैंने ही तुम्हारी माँ को भी जहर देकर मारा था, समझी तू? चलो माँ, अब बातें बहुत हो गई, अब इसको जान से मारने का समय आ गया है। उसके बाद शेरा जादूगर राजकुमारी नायरा को अपनी शक्ति से एक चूहिया के रूप में बदल देता है और वहाँ पर एक बिल्ली को भी प्रकट कर देता है। चल बिल्ली, जल्दी से इस चुहिया को खाकर इसका काम तमाम कर दे। बिल्ली जैसे ही नायरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार पहुँच जाता है, जो कि गुफा के बाहर से सब कुछ देख रहा था और वो अपनी तलवार से बिल्ली की गर्दन काट देता है। मैं यहाँ पर शिकार करने आया था, अच्छा हुआ कि मैंने ये सब कुछ देख लिया। चल, अब जल्दी से इस राजकुमारी को वापस इंसान के रूप में बना दे, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी भी गर्दन काटकर अलग कर दूंगा। राजकुमार की धमकी सुनकर शेरा जादूगर घबरा जाता है और वो राजकुमारी नायरा को फिर से इंसान बना देता है। फिर राजकुमार दोनों माँ बेटी और जादूगर को राजकुमारी नायरा के महल में लेकर जाता है और मंत्रियों को सारी बात बता देता है। फिर वो लोग दोनों माँ बेटी और उस जादूगर को महल के तहखाने में कैद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है और राजकुमारी नायरा और राजकुमार बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और राजकुमारी नायरा और राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों राजा रानी बनकर हंसी खुशी जीने लगते हैं। झारखंड के एक गांव की बात है। करीमपुर गांव में एक निराली नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था आयुष और बेटी का नाम था प्रीति। निराली के पति की बहुत ज्यादा जायदाद थी, इसीलिए वो बहुत घमंडी हो गई थी। उसका बड़ा बेटा आयुष बहुत ही सुंदर था, अपनी माँ के जैसे। उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। निराली आयुष से कुछ मांगने से पहले सब कुछ उसे लाकर दे देती थी। उधर उसकी छोटी बेटी प्रीति अपने नाम के जैसे सुंदर तो नहीं थी, पर उसका मन बहुत सुंदर था। खूबसूरत ना होने के कारण उसे अपनी माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिला और ना ही उसका भाई उसके साथ अच्छे से बात करता था। उसकी माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी, वो भी खुशी खुशी सारा काम करती। छोटी उम्र से ही उसे किचन का सारा काम आ गया था। एक दिन निराली आयुष से बोलती है, बेटा, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। अरे, तुझे नए कपड़े चाहिए कि नहीं? आयुष बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी माँ, चलता हूँ ना आपके साथ। आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा माँ को, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं अपने लिए। आयुष प्रीति को आवाज देता है, प्रीति, जल्दी चलो, माँ के साथ बाजार जाना है। तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार में जाकर वो पहले सब्जी खरीद लेते हैं। बेटा प्रीति, बात सुनो, तुम ये सब्जियों का बास्केट लेकर घर चली जाना। हम दोनों को नए कपड़े लेने हैं, तुम जाकर खाना बना लेना, हम जल्दी घर आ जाएंगे। प्रीति उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए, कितने साल हो गए हैं, आपने मुझे कोई भी नया कपड़ा नहीं दिलाया। अच्छा ठीक है,
तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। अब जल्दी से जाकर खाना बना लो। प्रीति खुश हो जाती है और सब्जियों की बास्केट लेकर वहाँ से घर चली जाती है। दोनों माँ बेटा शोरूम में जाकर कपड़े खरीदने लगते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इधर प्रीति किचन से बाहर निकलती है। माँ, आप बाजार से आ गई? मेरी नई ड्रेस कहाँ है माँ? मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। तेरे लिए कोई पैसे नहीं बचे तो ड्रेस कहाँ से लेकर आती? माँ, ये तो गलत बात है। आपने भैया को 2 ड्रेस दिला दी है और खुद भी लिया है, पर मेरे लिए नहीं लिया। आप मेरे साथ हमेशा यही करती हैं माँ। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, चुपचाप जाकर खाना बना। तूने कौन सा कहीं पर जाना है? शक्ल देखी अपनी। घर और पैसे सब हमारे लिए है। प्रीति रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रात को बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह प्रीति को बहुत तेज बुखार हो जाता है और प्रीति सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाती और निराली उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, महारानी अभी तक सो रही है, चाय नाश्ता लाऊं आपके लिए? माँ, आज मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझसे उठा नहीं जा रहा माँ। देख प्रीति, आजकल तेरे बहाने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जल्दी से उठ जा, नहीं तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। घर का सारा काम पड़ा है। प्रीति जैसे तैसे घर का काम करती रहती है कि तभी काम खत्म हो गया हो तो जल्दी से मार्केट जाकर सब्जी ले आ। प्रीति बाजार चली जाती है। रास्ते में उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही होती है। वो बूढ़ी औरत प्रीति को बेहोश पड़ा देखकर उसे पानी पिलाती है। प्रीति को जब होश आता है तो वो औरत उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए बेटा। तभी प्रीति जोर जोर से रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति अपनी सारी बात उस बूढ़ी अम्मा को बता देती है। ये तो बहुत गलत बात है, बेटे को इतना प्यार और दूसरी तरफ बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। तुम चिंता मत करो बेटी, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से कोई भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दादी माँ, पर आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तभी वो बूढ़ी सी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। अरे, मैं रानी परी हूँ, वो तो मैं भेष बदल कर लोगों की मदद करती हूँ। ये देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस अपने घर लेकर चलो। प्रीति बिना सब्जी लिए परी के साथ घर वापस आ जाती है। घर पर पहुंचकर परी उससे कहती है, अब तुम देखना मेरा कमाल। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 2 जादुई फेस क्रीम प्रकट करती है। ये देखो, ये 2 जादुई फेस क्रीम है। ये लाल क्रीम लगाने से तुम बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाओगी और इस काली क्रीम को लगाकर आज मैं तुम्हारी मम्मी और भाई को सबक सिखाऊंगी। फिर परी उस लाल फेस क्रीम को प्रीति को दे देती है और उस काली क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये कैसी क्रीम है रानी परी? अरे तुम डरो मत, सिर्फ अंदर जाओ। प्रीति अंदर जाती है। उसे देखकर निराली गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, कहाँ थी इतनी देर तक? चल जाकर खाना बना। अरे माँ, देखो तो, ये तो सब्जी तक लेकर नहीं आई। ये क्या प्रीति, आज तेरी खूब पिटाई होगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी फिर।
तभी वो चुड़ैल कमरे के अंदर आती है और वहाँ पर चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर निराली और आयुष बहुत डर जाते हैं। माँ भागो भागो चुड़ैल, ये तो हमें मार कर खा जाएगी माँ। मैं आज तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। तुम दोनों ने इस छोटी सी बच्ची का जीना मुश्किल कर दिया है। जैसे मैं एक खतरनाक और बदसूरत चुड़ैल हूँ, वैसा ही बदसूरत मैं तुम्हें कर दूंगी। फिर चुड़ैल उनकी खूब पिटाई करती है और उनको मार मार के उनके मुंह लाल कर देती है। बोल, तंग करेगी आज के बाद अपनी प्यारी बेटी को? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। तुम्हारा पति नहीं है तभी तुमको छोड़ रही हूँ। और हाँ, कोई काम करना शुरू करो, मुफ्त की जायदाद ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और हाँ, मैं दोबारा फिर आऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर प्रीति रानी परी की वो लाल क्रीम लगा लेती है और बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटा प्रीति से माफी मांगते हैं और प्रीति उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद दोनों प्रीति के साथ बहुत प्यार से रहते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।